चरण की बात करते हैं। सबसे पहले दरअसल आज बजट सत्र का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। 17 विभागों के अनुदान की मांगे पारित होंगी। 8 बैठकों में अनुदान की मांगे पारित होंगी। आगामी दिनों में आपको बता दें कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होनी है। तो आज किस तरह से खास दिन बजट सत्र के तीसरे चरण के लिहाज से, दरअसल आज से बजट सत्र का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ 17 विभागों के अनुदान की मांगे आज पारित होंगी। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 8 बैठकों में अनुदान की मांगे पारित होंगी। आने वाले दिनों में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी। तो बजट सत्र का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 17 विभागों के अनुदान की मांगे पारित होंगी। आज बैठक में अनुदान की मांगे पारित होनी है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। और अपने दर्शकों को बता देंगे कि पहला सत्र होगा जिसमें बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं और ऐसे में सभी की निगाह नेता प्रतिपक्ष पर। हालांकि राजेंद्र राठौर जरूर इस भूमिका में नजर आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सचिन। सीधे सचिन का रुख करते हैं। सचिन, आज बजट सत्र के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आज क्या कुछ खास होगा पहले दिन? देखिए, प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी सुबह 11 बजे। जैसा कि रहता है कि विपक्ष के जो लोग हैं और सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी अपने मंत्रियों से सरकार से सवाल पूछेंगे। उसमें सरकार को घेरने की कोशिश हमेशा विपक्ष की रहती है, लेकिन क्योंकि विधानसभा से जुड़े हुए सवाल होते हैं तो ऐसे में उनकी कोशिश ये भी रहती है विधायकों की उनको उनके सवालों का जवाब मिले, जिससे कि वो अपने क्षेत्र की जनता के काम करवा सके। इसके बाद में जो अनुदान मांगे हैं, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर पक्ष विपक्ष के लोग चर्चा करेंगे, अपनी बात रखेंगे। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हाल ही में जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें जिस तरह से पेपर आउट होने की खबर आई थी उसको लेकर हंगामा हो सकता है। दूसरा, नेट बंदी को लेकर भी लंबी बात हो सकती है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि जो विकल्प है वो सरकार को तलाशना होगा। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा कि वो सरकार को विचलित कर सके, परेशान कर सके, विधानसभा में कुछ ऐसे मुद्दे उठा सके जिससे कि जनता का ध्यान उनकी तरफ जाए। हालांकि क्योंकि बजट पास हो चुका है, बजट पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन विभागों को जो बजट अलॉट किया गया है उसकी जो अनुदान मांगे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। कुछ विभाग नोटिफाई किए गए हैं आज में जिन पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले प्रश्नकाल के साथ जब कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें कई विभाग ऐसे हैं जिसको लेकर जवाब देना है मंत्रियों को और संतुष्ट करना है विपक्ष के विधायकों को और सत्ता पक्ष के विधायकों को कि वो उनके सवालों का जवाब देंगे। आज ये 8वीं बैठक है। तीसरा चरण हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी लंबी छुट्टियां आई थी। बिल्कुल सचिन, और क्या ये पॉसिबल भी है कि ये आखिरी सत्र हो, क्योंकि चुनाव भी अब नवंबर में होने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी सभी की निगाह टकी हुई है। आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाता हुआ बीजेपी की तरफ से नजर आने वाला है? सही सवाल कहा, बिल्कुल सही बात आपने कही। ये संभवतः यही मांग के चला जा रहा है कि आखिरी सत्र पर यही वजह है कि बीजेपी जो है वो नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ उनके अंदर बने हुए ऐसे में जो उनका शीर्ष नेतृत्व तो वो यही चाहता है कि किसी भी तरह की और फूट ना हो, किसी भी तरह की कोई नाराजगी ना हो, क्योंकि अब सत्र में ज्यादा समय बचा नहीं है और संभवतः अंतिम सत्र हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से फोटो सेशन करवाया गया गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद, अमूमन फोटो सेशन अंतिम सत्र में होता है। हालांकि इसके पीछे वजह दी गई कि गुलाब चंद कटारिया चले गए थे, ऐसे में पहले फोटो सेशन करवा लिया गया। लेकिन क्योंकि अब काफी कम समय चुनाव बचा है, आचार संहिता लग जाएगी, सरकार भी नहीं चाहेगी कि सत्र बुलाए और न ही विधायक चाहेंगे कि वो विधानसभा आए, क्योंकि हर विधायक अपने क्षेत्र में रहना चाहता है, आगे की तैयारी करना चाहता है। ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष की बात है तो हो सकता है जो खबरें पहले निकल के सामने आ रही थी कि बीजेपी किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाए नहीं और जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर वो इस भूमिका को निभाते रहे, जिससे कि किसी भी तरह की जो कोई और बात अगर निकल के सामने आती है, कोई नाराजगी होती है, वो सामने ही ना आ पाए।
सचिन, एक तरह से आपने जो बताया बीजेपी को लेकर खासतौर पर पेपर लीक का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। कथित पेपर लीक इसे कहा जा सकता है, जो कि पुलिस पहले ही नकार चुकी है, बोर्ड अध्यक्ष भी पहले ही नकार चुके हैं। लेकिन अव्यवस्थाएं भी कई जगह हमें देखने को मिली है। टोंक में जिस तरह से वहां पर पेपर काफी लेट पहुंचे, कम पड़ गए थे। इन अव्यवस्थाओं को लेकर 4 मार्च को मोर्चा खोलने की तो बीजेपी की तैयारी है, लेकिन इसकी जाहिर तौर पर गूंज सदन में भी देखने को मिलेगी। सरकार का किस तरह से जवाब होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह की रणनीति रहेगी सरकार की? देखिए, सरकार के पास इन बातों को लेकर कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन क्योंकि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परीक्षा, आपको ध्यान होगा पहले रीट करवाई जाती थी, रीट को रद्द करना पड़ा सरकार को पेपर लीक के चलते। फिर इसको 2 भागों में बांटा गया, पहले रीट करवाई गई, एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको नाम दिया गया और अब भर्ती परीक्षा चल रही है। आज भी जयपुर में ये परीक्षा है, तकरीबन 9,000 के आसपास अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, काफी कम संख्या है, ऐसे में नेटबंदी शायद नहीं हुई। लेकिन सरकार के पास अपनी पीठ थपथपाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भूपेंद्र सारण की जिस गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर सरकार मुद्दा बनाएगी। सरकार इस चीज को बिल्कुल जाहिर तौर पर अपनी पीठ थपथपा सकती है। जिस तरह से मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, जो कि पेपर लीक मामले का था, उसे आखिरकार गिरफ्तार किया जा चुका है। शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर है, दरअसल 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का